ऑलराइट, कल हमने बात की थी परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स होती हैं वो कौन कौन सी कंडीशन हैं जिनसे गुजरती हैं। मतलब उनका एम तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना ही होता है, तो वो उस आउटपुट पे तो प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन उनका प्रॉफिट हर दफा मैक्सिमाइज होता नहीं है। ऑफ कोर्स वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ कंपटीशन पे। अच्छा, पहले तो ये देख लें कि ये ट्रांजिशन है क्यों। मतलब शॉर्ट रन में, जब शॉर्ट रन शुरू होता है तो पहले फर्म्स जो परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट में होती हैं उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होता है, वो हमने पढ़ा। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। उसके बाद फिर वो नॉर्मल लॉस या सब नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस विद पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन वो आ जाता है। और उसके बाद फिर आपका शट डाउन पॉइंट आ जाता है और उसके बाद भी फर्दर बताना जाए तो क्लोज डाउन पॉइंट भी आ जाता है, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। तो ये इसलिए होता है क्योंकि एंट्री और एग्जिट बैरियर नहीं है। तो जब एक या कुछ फर्म्स को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होता है तो बाकी फर्म भी मार्केट में एंटर हो जाती है कि उस प्रॉफिट को रीप करने के, भाई अच्छा यहाँ प्रॉफिट जो है वो मिल रहा है तो हम भी फिर क्यों ना प्रॉफिट को एंजॉय करें। तो वो मार्केट में आती जाती है। तो जैसे ही वो मार्केट में आती है, मार्केट शेयर पहले ही लो होता है, वो और डिवाइड हो जाता है, नंबर ऑफ कस्टमर डिवाइड हो जाते हैं। तो वो सुपर नॉर्मल नॉर्मल बना, और फर्म्स आ गई क्योंकि स्टिल प्रॉफिट तो हो रहा है, वो नॉर्मल प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद शॉर्ट रन में फर्म सोचना शुरू कर देती है कि अब क्या करना है। और इवेंचुअली फिर वो शट डाउन पॉइंट जब आता है तो फिर फर्म्स जो है वो क्या होता है कि मार्केट छोड़ती हैं। आपने याद रखना है, फर्म जो है मार्केट छोड़ती हैं। कौन सी फर्म्स? वो फर्म्स जो कि मार्केट में आई होती हैं और मकसद यही होता है टेम्परेरीली कि आएंगे और प्रॉफिट कमा के निकल जाएंगे। तो अब वो फर्म जारी बात है, जब प्रॉफिट उनको नजर नहीं आ रहा तो वो फिर क्यों अब वहां पे रुकेंगी, जबकि एग्जिट बैरियर भी कोई नहीं है। तो फिर ये होता है कि लॉन्ग रन के अंदर, जैसे कि मैंने नोट्स में भी बताया हुआ है, कि सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट रह जाता है। लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट रह जाता है, और ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है। तो लॉजिक वही है, एक्सप्लेनेशन भी मेरी वही है, सिर्फ फर्क ये है कि एवरेज कॉस्ट में मैंने एल ए सी लिख दिया, मैंने एल का इजाफा किया है। एल मतलब लॉन्ग रन, इसी तरह एल एम सी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो और फर्क ये होता है नॉर्मली कि जो शॉर्ट रन की कॉस्ट कब होती है, मैंने आपको बताया था शायद, कि वो यू शेप्ड होते हैं। जो लॉन्ग रन के कॉस्ट कब होते हैं वो डिश शेप्ड होते हैं। वैसे भी हमने देखा था जब हमने डिराइव किया था शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व से लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, तो उसमें ऐसे ही था। तो ये हमने जरा इसको ज्यादा लंबा कर देना है। और आप देख रहे हैं यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। ये डायग्राम मुझे मेरा ख्याल है बनाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये सेम डायग्राम है जो हमने शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट की बनाई हुई है। मैं एक दफा फिर भी दिखा देता हूँ आपको। अ, कहाँ गई ये वाली डायग्राम? तो ये सेम डायग्राम है जो नॉर्मल प्रॉफिट की हमें नजर आ रही है। एबीसी मैंने जरूर यहाँ पर मेंशन की हुई है, वो आपको बताया था। यहाँ मेंशन करें ना करें को मैटर नहीं कर रहा, लेकिन होती है एबीसी वैसे। तो हम, तो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट। अब सवाल ये है कि सर नॉर्मल प्रॉफिट पे क्यों रुक जाती है फर्म्स? लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पे पहुंचना चाहिए ना। मतलब स्टार्ट अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से हुआ है तो फर्म मार्केट में आई आई, जब तक प्रॉफिट एंजॉय किया वो रही। उसके बाद फिर जब उन्हें लगा कि कंडीशन अब वर्स हो गई हैं, निकल गई, तो फिर जो फर्म वहां पे ऑलरेडी पहले मौजूद थी और जो और हु स्टिल सर्वाइव, तो वो उनको फिर दोबारा सुपर नॉर्मल में चला जाना चाहिए ना, कि कस्टमर जो डिवाइड हुए थे वो वापस उनको मिल जाएंगे। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लेकिन उन्हें होता नहीं है, होता नॉर्मल प्रॉफिट है। उसकी वजह यह है कि जितनी फर्म्स मार्केट में आती हैं बिकॉज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, उतनी मार्केट से जाती नहीं है। जिसकी वजह से आपकी नंबर ऑफ फर्म जो है ना वो लॉन्ग रन में शॉर्ट रन से थोड़ी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से परफेक्टली कंपैरेटिव फर्म जो होती हैं उनको लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास अगर अगला देखें, क्योंकि हमने परफेक्ट कंपटीशन तो देख लिया,
तो अब आपको पता है, जैसे ही हम परफेक्ट कंपटीशन से मूव अवे करेंगे, इसका मतलब है वी आर मूविंग टुवर्ड्स इम्परफेक्ट कंपटीशन। और अगर हम एक्सट्रीम पे पहुंच गए, तो वो प्योर फॉर्म है इम्परफेक्ट कंपटीशन की, जिसको हम मोनोपोली बोलते हैं। तो इम्परफेक्ट में ऑफ कोर्स आपके पास जो चीजें हैं अभी हम देखने लगे हैं, वो जैसे मैंने आपको बताया भी, कि पहले वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आएगा, फिर ओलिगोपोली आएगी, फिर डिओपोली है जो कि कोर्स में नहीं है, उसके बाद मोनोपोली आ जाएगी। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन की कुछ जो कंडीशन हैं, जिस तरह के परफेक्ट कंपटीशन में होती हैं, वो हम देख लेते हैं। अच्छा, अब ये कंडीशन तो हर मार्केट स्ट्रक्चर में होगी जहां इम्परफेक्ट कंपटीशन है, लेकिन कहीं पर ये कंडीशन ज्यादा सिवियर होंगी, ज्यादा इंटेंस होंगी, और कहीं पे ये थोड़ी सी रिलैक्स कर जाएंगी, लेकिन होंगी जरूर। इसलिए अगर मैं पहली कंडीशन को देखूं, तो लिखा हुआ है फर्म्स हैव सम और फुल कंट्रोल ओवर प्राइस सेटिंग। तो मैंने लिख दिया सम और फुल। जाहिर बता, अगर प्योर मोनोपोली है तो फिर तो फुल कंट्रोल होगा, जो मर्जी करे। और अगर वो ओलिगोपोली है, या जहां पर थोड़ा कंपटीशन है, वहां पे फिर वो सम कंट्रोल होगा प्राइस का। इसी तरह सप्लाई में भी फुल कंट्रोल तब होगा जब प्योर मोनोपोली है, अदरवाइज सम कंट्रोल आपका जरूर होगा। मतलब ये कि अगर मार्केट में एक ही फर्म है जिसे प्योर मोनोपोली बोल रहे हैं, तो इसका तो मतलब ये है कि इंडस्ट्री और फर्म एक ही हो गई। प्योर मोनोपोली की बात कर रहा हूं। तो अगर मोनोपोली अपनी मोनोपोलिस्ट जो है वो अपनी सप्लाई को कम करेगा, तो भाई इंडस्ट्री की सप्लाई भी कम हो जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री और फर्म की सप्लाई में फर्क ही कोई नहीं। लेकिन अगर ऐसा इम्परफेक्ट कंपटीशन है जहां पर काफी फर्म्स हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे अभी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जिस तरह से है, तो वहां अगर एक आधी फर्म अपनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करती है, कम कर देती है फॉर एग्जाम्पल, तो मार्केट पे या इंडस्ट्री की सप्लाई में फर्क तो पड़ेगा, लेकिन वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा कंपेयर टू ऑलिगोपोली। क्योंकि ऑलिगोपोली में 8 से 10 फर्म्स जनरली होती हैं हु डोमिनेट द मार्केट। तो उस केस में अगर एक आधी फर्म भी सप्लाई को, अभी कम की बात ही कर रहा हूँ, ज्यादा भी होती कम करेगा, तो रिलेटिवली ग्रेटर इंपैक्ट पड़ेगा इंडस्ट्री की सप्लाई पे या मार्केट की सप्लाई पे, ऐसे कह लो। और मोनोपोली में तो फिर सारी बात है, आपका पूरा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होगा जो पड़ेगा। अच्छा, फिर फर्म और फर्म्स हैव रिड्यूस और नो कंपटीशन, ये तो समझ आती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ज्यादा कंपटीशन होगा, ओलिगोपोली में कम, और मोनोपोली में बहुत ही कम या जीरो। मैं बहुत ही कम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर मैं कहता हूं मोनोपोली, ये बात ध्यान में रखनी, मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि मोनोपोली का मतलब ये है कि आपकी एक बड़ी फर्म है जो डोमिनेट कर रही है होल मार्केट को। बाकी भी फर्म मौजूद हैं, बट दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस प्राइस और सप्लाई ऑफ द मार्केट। कस्टमर ही थोड़ा है उनके पास, तो इसे भी मोनोपोली बोलेंगे। लेकिन प्योर अगर मैं बोलूंगा, तो इसका मतलब देयर इज सिंगल फर्म ऑपरेटिंग इन द मार्केट, एंड देयर इज नो अदर फर्म ऑपरेटिंग और प्रोड्यूसिंग सिमिलर सॉर्ट ऑफ ए प्रोडक्ट टू मीट द नीड्स और वांट्स ऑफ द पीपल। तो ये आपने जरूर, आपको पता होना चाहिए। मोनोपोली में भी ऐसे हो सकता है, मोनोपोली और प्योर। वैसे भी समझ ही आती है हमें, मोनोपोली या प्योर। मैं कहता हूँ जी ये प्योर मिल्क है। तो प्योर मिल्क का मतलब क्या है कि इसमें किसी किस्म की अडल्ट्रेशन या किसी किस्म की मिलावट नहीं है। तो प्योर भी तो वही होगी ना, कि और कोई फर्म है ही नहीं उसके अंदर। अच्छा, मैं खाली मिल्क बोल दूंगा, इसका मतलब है कि वो मिल्क तो है, उसमें इंग्रेडिएंट्स भी होंगे मिल्क के, लेकिन वो प्योर नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कॉन्टेमिनेशन हुई हुई है। तो यहाँ पर भी यही चीज है। अच्छा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, oligopoly and monopoly are the examples of imperfect competition, ये मैंने आपको बता दिया है। प्योर मोनोपोली इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि ये एक्सट्रीम केस है ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। फिर देर आर एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स। हाँ, ये है कि कहीं पर बैरियर ज्यादा है और कहीं पर कम होंगे, लेकिन होंगे जरूर। अब हम नीचे आ जाते हैं, क्योंकि आखिरी बात हमने यही पढ़ी है, एंट्री और एग्जिट बैरियर। तो उनको देख लेते हैं। वैसे तो हमें, आपको ऑलरेडी पता ही है इनके बारे में, कि एंट्री बैरियर क्या होते हैं। वो फैक्टर्स जो कि फर्म्स को मार्केट में एंटर होने से रोकते हैं।
और एग्जिट बैरियर वो होते हैं जो फर्म को मार्केट से एग्जिट करने से रोकते हैं। तो असल में जो एग्जिट बैरियर है वो भी एक एंट्री बैरियर ही बन गया। क्यों बोला? भाई एक फर्म ने एंटर होना है तो उसको सोचेगी ना पहले, सारे बता आप प्लान करते हैं पहले कि यार अगर चले गए और बिजनेस ना चला तो वापस कैसे निकलना है। यू हैव टू फाइंड आउट द वे आउट। तो अगर वे आउट है ही नहीं बिकॉज ऑफ एग्जिट बैरियर, तो वो भी एंट्री बैरियर ही बन गया कि आप एंटर ही नहीं होंगे। ये थोड़ी है कि एंटर होने के बाद सोचेंगे। तो बहरहाल ये दोनों मौजूद होते हैं और उसके बारे में आपको पता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में ये बिल्कुल नहीं होते। तो अब बारी बारी तरह इनको देख लें। सबसे पहले लीगल बैरियर्स। तो लीगल बैरियर मतलब कि गवर्नमेंट ने लॉ के थ्रू उनको प्रोटेक्ट किया हुआ है। अब लीगल बैरियर कई तरह के हो सकते हैं। एक ये है, अच्छा अब एक हम बारी बारी देख लेते हैं कि एक फर्म है, ये जो हम ये कि आप पेटेंट, पेटेंट आप समझती हो क्या होता है? एनी आइडिया? सर जैसे वो आईफोन वालों ने लगाया था अपनी स्क्रीन टच पे। हाँ उसका मतलब जैसे कोई और कॉपी नहीं कर सकता उनका कॉपी आइडिया। नहीं कर सकता, लीगल प्रोटेक्शन है। बिल्कुल आप सही बात कर रही हो। तो इसी तरह और भी प्रोडक्ट्स हैं उन पे भी पेटेंट होता है। आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले लो, उनके टेस्ट पे पेटेंट है। मतलब ये वो जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करके जो भी सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं, जो भी मिक्सचर है वो, अब क्या बाकी जो कंपनीज हैं या कोई और कंपनी उसको देखकर एक हम टर्म इस्तेमाल करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के, राइवल प्रोडक्ट को लेकर उसको देखना कि भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं, ओपन अप करके तो वो बना सकते हैं। लेकिन दे आर नॉट अलाउड टू डू सो। उनको टेस्ट को चेंज ही करना रखना है क्योंकि पेटेंटेड है। तो बिल्कुल सही है। तो अब आपका पेटेंट, अब प्रॉब्लम ये है कि फर्ज किया कि अगर वो कोई सॉफ्ट ड्रिंक ही है, इसी को ले लेते हैं, पेटेंट आपने करवाया हुआ है एंड पीपल लाइक दैट टेस्ट, ठीक है। और आपको पता है खाने पीने की चीजों में तो वैसे ही जो टेस्ट आपको पसंद आ जाए यू वुड लाइक टू हैव इट अगेन एंड अगेन। जबकि खाने पीने की चीजों के अलावा ऐसा नहीं होता। तो आपका योर टेस्ट चेंजेस आफ्टर अ पैसेज ऑफ टाइम। तो वहां पर अब पेटेंट आपने करवाया हुआ है, दूसरी कंपनी वो टेस्ट बना नहीं सकती। तो कस्टमर का टेस्ट वही डेवलप हुआ हुआ है तो वो आपसे क्यों लेंगे? तो आपको प्रॉब्लम आ गई कि टेस्ट आपको पता है वो कैसे बनाना है, बना नहीं सकती। तो फिर वो बाकी फर्म जो है वो मार्केट, ये पेटेंट एक एंट्री बैरियर के तौर पे काम करेगा और दूसरी फर्म जो है ना वो फिर मार्केट में नहीं आएंगी। तो अभी भी ये जो गाजा के केस की अगर हम बात करें तो उसमें पेप्सी कोक वगैरह को बैन आपने किया। तो बैन करने से क्या हुआ? कुछ लोगों ने कोला नेक्स्ट ली या गोरमे कोला ली होगी, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। मतलब ये माना कि लोगों ने पेप्सी कोक नहीं ली होगी लेकिन दूसरी भी नहीं ली क्योंकि वो टेस्ट है ही नहीं ऐसा कि आप उसको बाय करें। वो उस तरह का टेस्ट नहीं डेवलप करते जो लोग पीते हैं सॉफ्ट ड्रिंक। तो वो पेटेंट और लीगल प्रोटेक्शन थी। उसके बावजूद कि इतना बड़ा इवेंट हुआ नहीं, हो रहा है, अब चल रहा है मामला। तो वो तो उन्होंने इंटेंसिटी बढ़ गई उनकी वहां, तो इसराइल ने तो बढ़ा दी है इंटेंसिटी ना। तो अ, अब लेकिन फिर भी बाकी फर्म कुछ नहीं कर पा रही। तो ये एक, तो वो एक किस्म की मोनोपोली ही बन जाती है। वैसे तो जो मैंने एग्जांपल दी मोनोपोली तो नहीं है, मोनोपोली भी है लेकिन चले हम सॉफ्ट ड्रिंक की मार्केट में अगर बात करें तो कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है बना? पता है? सर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये है कि और भी फर्म्स हैं लेकिन डोमिनेट तो पेप्सी और कोक ही कर रही है। तो बेटा अगर डोमिनेट पेप्सी और कोक ही कर रही है तो ये डिओपली बन गई। कोर्स में नहीं है लेकिन मैंने कहा कि आइडेंटिफाई तो करना है ना, दो फर्म्स जो कि डोमिनेट करती हैं एक मार्केट को। बाकी तो छोटी मोटी को सेल किसी की हो रही है तो होती रही है, डिओपली है। वो हमारे कोर्स में है नहीं, हमने पढ़नी भी नहीं है। लेकिन आइडिया तो होना चाहिए ना, ऑप्शन में दे तो सकते हैं ना डिओपली ये क्या चीज़ है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये अच्छा ये होती है। अच्छा इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल मैं आपको शायद पता नहीं दी है कि नहीं, कि ना एक इवेंट पीछे हुआ था इन द पास्ट कि पेप्सी, चूंकि लेज उन्हीं का ब्रांड है तो उन्होंने एक केस कर दिया था इंडिया में, गुजरात में, सम ऑन सम फार्मर्स। और उन्होंने केस क्या किया दैट वाज क्वाइट स्ट्रेंज, मेरे लिए भी स्ट्रेंज ही था।
कि उन्होंने पता नहीं $1-1 लाख एक एक फार्मर पे डाल दिया क्या। उन्होंने कहा कि वट एवर पोटैटोज यू आर ग्रोइंग अ सर्टन काइंड ऑफ पोटैटोज और you are selling them. तो those potatoes are used by Pepsi to make Lays. और और उससे फायदा क्या होता है कि it helps them to develop a certain taste which is liked by the people. तो और उन्होंने कहा कि ये पेटेंटेड है, तो यू आर नॉट अलाउड टू डू सो, और उन्होंने के कोर्ट में केस को फाइल कर दी। अच्छा, तो अब ये एक बहुत स्ट्रेंज केस क्यों था कि भाई ऑर्गेनिक आइटम की कब होता है पेटेंट। भाई पेटेंट तो होता है कि आपका कोई ब्रांड है तो आप उसी को करते हैं ना, आपने एक फॉर्मूला बनाया कोई भी चीज, तो आपने उसको पेटेंट करवा लिया, समझ आती है बात की। कोई ब्रांड है तो अब ये ऑर्गेनिक आइटम, ये तो प्रोसेस्ड आइटम हो गई ना आपकी। तो ऑर्गेनिक में पहली दफा सुना कि भाई ऑर्गेनिक में भी होता है ऐसे कभी। तो एनीवे वो फिर बाद में ये हुआ कि फार्मर एसोसिएशन भी आ गई वो बीच में, और उन्हें डिफेंड करने के लिए। तो बाद में फिर ये हुआ कि वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई कि जी ठीक है, आप ऐसा करें कि यू आर अलाउड टू ग्रो दोज पोटैटोज, बट यू विल ओनली बी अलाउड टू सेल इट टू पेप्सी, किसी और को नहीं भेजेंगे। तो वो बहरहाल मामला वो सेटल हो गया। लेकिन ये भी इस तरह का पेटेंट भी होता है, तो वो आपकी लीगल प्रोटेक्शन जब मिलेगी तो ऑफ कोर्स मोनोपोली ही बनेगी, फिर बाकी को कुछ नहीं कर सकता। तो जो आप आईफोन की बात कर रही हो उसमें भी यही केस आता है। अच्छा, फिर इसके अलावा ब्रांड्स के केस में भी आता है। समटाइम्स यू आर सो लॉयल टू अ सर्टेन ब्रांड, और आपने इसको रजिस्टर जब करवा लिया, तो अब इसका मतलब है कि आपको लीगल प्रोटेक्शन मिल गई। तो लीगल प्रोटेक्शन मिल गई तो कोई और वो ब्रांड इस्तेमाल नहीं कर सकता, एंड पीपल आर ब्रांड कॉन्शियस। तो क्या होगा कि अब लोग व्हेनेवर यू गो टू मार्केट, मैंने पहले भी बताया, आप प्रोडक्ट्स को बाय नहीं करते, आप ब्रांड बाय करते हो। क्योंकि जब आप ब्रांड का नाम लेते हो तो देर इज अ सर्टन काइंड ऑफ एसोसिएशन यू हैव विद सर्टन ब्रांड। तो फिर जो कस्टमर्स हैं, अब ये कस्टमर्स किस तरह प्रोडक्ट को परसीव कर रहे हैं, वो एक आम प्रोडक्ट, यानी कि आप मार्केट गए, आपने कहा जी टूथपेस्ट दे दें, आपने कहा शूज दे दें, मोबाइल दे दें, तो आप तो इसका मतलब है कोई भी प्रोडक्ट ले लेंगे। लेकिन अगर आप नाम लेके एक बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब है, इसको बोलेंगे मार्केट बैरियर। मतलब मार्केट में कस्टमर हैं, और कस्टमर जो है वो आपने बहुत स्ट्रांग एडवर्टाइजिंग की हुई है, ब्रांड बिल्डिंग की हुई है, और अब कस्टमर लॉयल है, उनको दूसरा ब्रांड कोई नजर ही नहीं आ रहा, चाहे आपका ब्रांड अच्छा भी है, बट दे नॉट डू नॉट इवन गिव इट अ ट्राई। तो जब बाय नहीं कर रहे तो पता कैसे चलेगा कि वो दूसरा ब्रांड भी अच्छा है। तो उस केस में भी ये एक किस्म, ये भी क्या हो गया कि लीगल प्रोटेक्शन ही मिल रही है। वो कैसे बोला, क्योंकि आपने जब ब्रांड, जैसे मैंने बताया, ब्रांड आपने बना लिया तो आपने ब्रांड को प्रोटेक्शन ले ली ना, कि कोई ये और ये वाला ब्रांड कॉपी नहीं कर सकता। तो ये भी लीगल प्रोटेक्शन आपको मिली, या लीगल बैरियर क्रिएट हो गया, और कि अब कोई और आपको इस्तेमाल करना है नाम, तो प्रॉब्लम है आपके लिए। अच्छा, जैसे आप कॉपीराइट की हम बात करते हैं, वो भी लीगल प्रोटेक्शन होती है, आपको पता है। हम कहते हैं जो पायरेसी होती है, पहले सीडीज और डीवीडीज की होती थी, अब तो खैर सीडीज डीवीडीज आती नहीं है। तो बुक्स की भी होती है पायरेटेड बुक्स, ये भी अगर आप पायरेटेड बुक मार्केट से ले रही हो तो वो आपको बुक तो दे देंगे, पाकिस्तान में तो चलता है ना, सब कुछ दे देंगे, लेकिन आपको कभी भी बिल नहीं देंगे, आई गारंटी यू, क्योंकि वो इलीगल है। वो अगर देंगे, आप उसको अगर ले जाओ कोर्ट में, तो वो एविडेंस है कि भाई इस दुकान में ये बिक रही है चीज। अच्छा, खैर, तो वो मार्केट बैरियर भी हमें समझ आ रही है। तो वो आप वो उस ब्रांड को यूज नहीं कर सकते। अच्छा, फिर ये एक और बात कि बात का ये होता है कि क्या मैं कह रहा था, हाँ मैंने आपको बता दिया, जरा कॉपीराइट हो गया तो या आपने ब्रांड को ट्रेडमार्क करवा लिया, TM लिखा होता है या लेटर R लिखा होता है रजिस्टर्ड, तो उसका मतलब है कोई और उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। नॉर्मली बड़ी फर्म भी करती है जिनका एक ब्रांड में होता है। छोटी फर्म, छोटी दुकानें, उन्होंने क्यों करना है, अगर उनका कोई इमेज नहीं है और लोग आके बस चीजें ले रहे हैं तो लेते रहे, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, दूसरा कि मार्केट बैरियर के अंदर ही, क्योंकि मार्केट में एक तो ये आ गया ना, कस्टमर की बात हो गई, दूसरा कॉपरेशन बिटवीन एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, ये भी बैरियर के तौर पे काम कर रहा है। कि आप फर्ज किया कि कोई रिसोर्सेज हैं जिनको आप अरेंज कर रहे हैं, कोई सर्टन काइंड ऑफ इक्विपमेंट है, सर्टन फैसिलिटी है, तो आपने मिलके वो फैसिलिटी को अरेंज किया हुआ है, आपकी कॉपरेशन है। नई फर्म आके उस फैसिलिटी को अरेंज कर नहीं सकती, बिकॉज
इट माइट रिक्वायर अ लॉट ऑफ कैपिटल, या वो एक सिंगल फर्म की बस की बात नहीं है। और बाकी उसके साथ कॉपरेट कर ही नहीं रही, तो फिर वो फर्म ऑब्वियसली एंट्री बैरियर है, तो वो वहां पे ऑपरेट नहीं कर पाएगी। तो ये भी, ये कॉम्पिटिटर्स जो हैं उन्होंने आपस में कॉपरेशन कर ली। तो मार्केट में कौन होता है, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वो भी आ गए इसके अंदर ही। फिर ये कि मार्केट कंडीशंस पे, क्योंकि मार्केट बैरियर बढ़े ना, तो फॉल इन डिमांड, रिसेशन आ गया। तो अब जारी बात है, रिसेशन आ गया तो लोगों के पास इनकम ही नहीं है, तो नई फर्म ऑटोमेटिकली इस मार्केट में जाने से रुकेंगी। अब इस मार्केट को आप एक कंट्री ले लो ना, या ऐसे ले लो कि मार्केट है लग्जरी गुड्स मार्केट, तो रिसेशन में लोग लग्जरी गुड्स क्यों लेंगे, डिमांड बहुत ही कम हो जाएगी। तो नई फर्म तो मार्केट में बिल्कुल भी एंटर होना नहीं चाहेंगी उस मार्केट में। अगर आप यू डील इन नेसेसिटीज तो फिर तो शायद आपकी बात बन जाए, लेकिन अदर देन नेसेसिटी, रिसेशन में तो सर्वाइवल मोड में ही होते हैं सारे, तो वो फिर आपको एंट्री बैरियर के तौर पे काम करेगी। जो फर्म पहले से हैं उनमें से भी कुछ छोड़ देंगी और कुछ मार्केट में रहेंगी, लेकिन नई तो एंटर होने से रिफ्रेन ही करेंगी, वो फिर प्रॉफिटेबल नहीं है उनके लिए। अच्छा, फिर एंट्री बैरियर में आ जाता है कॉस्ट बैरियर। पैसा बहुत लग रहा है, ये हाई फिक्स कॉस्ट आपकी है उसको सेटअप करने की है। तो बाकी हर फर्म जो है ना इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाह रही। तो अब जैसे मैंने लिखा भी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पावर जनरेशन प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है, आपको पता है अच्छे से। मतलब डैम को ले लो, कि उस कितने साल लग जाते हैं उसको। तो एयरक्राफ्ट, वो भी आप देख लो। कार प्रोडक्शन या फार्मास्यूटिकल का प्लांट लगाना है, वो भी बहुत पैसा लग रहा होता है। तो हर एक के बस की बात तो नहीं है। जिनके पास ज्यादा फाइनेंस है वो तो आ जाएंगे, बाकी यानी कि बहुत ज्यादा फर्म नहीं आ सकती, आ जाएंगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आ पाएंगी। अच्छा, तो फिर हमारे पास आगे है जी, वही के कुछ, अब इकोनॉमी ऑफ स्केल, लार्ज फर्म जो ऑपरेट कर रही हैं उनको तो, उनकी तो कॉस्ट कम है। जो बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रही है फर्म, उसकी तो कॉस्ट ज्यादा है। तो वो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वो अपनी कम कॉस्ट पे, कम कॉस्ट की वजह से प्राइस, कम प्राइस पे बेच रही है। तो नई फर्म आते साथ ही, जिसका अभी ब्रेक इवन भी अचीव नहीं हुआ हुआ, वो किस तरह से अपनी वो प्राइस को इतना लो कर सकती है, नहीं कर सकती, सारी बात है। तो उसके लिए भी ये एक एंट्री बाय कॉस्ट बैरियर आ गया। फिर कुछ इंडस्ट्री जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सेलफोन वगैरह, लैपटॉप है, उनकी पेस बहुत तेज होती है, टेक्नोलॉजी की बहुत तेजी से चेंज होती है। तो एक ये भी प्रॉब्लम है कि फर्ज किया कि आप ऑलरेडी फर्म मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है और वो मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट वहां चल रहा है, तो आप भी उस प्रोडक्ट को लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा उनसे एक स्टेप पीछे ही रहेंगे। पता क्यों? इसलिए कि जब भी कोई फर्म मार्केट में प्रोडक्ट लेकर आती है और वो चल रहा होता है ना, तो वो फर्म जो एग्जिस्टिंग फर्म होती है, वो दे डू नॉट सिट नाइस एंड रिलैक्स ना, वो दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन द नेक्स्ट प्रोडक्ट टू बी लॉन्च्ड। यानी कि एक प्रोडक्ट लॉन्च करके वो 5 5 साल आगे चल रहे होते हैं कि हमने लॉन्च करना है 5 साल बाद, काम पहले शुरू हो जाता है। तो एक नई फर्म जो मार्केट में आ रही है वो तो उसी प्रोडक्ट पे काम कर रही थी ना, तो जब तक वो प्रोडक्ट लॉन्च करेगी उस वक्त तक आपका दूसरा प्रोडक्ट आ जाएगा। ये उन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ जिनमें टेक्नोलॉजी तेजी से चेंज होती है। तो इसमें आजकल तो गाड़ियां भी आ गई हैं वैसे तो देखा जाए तो। अच्छा, तो वो फिर वो नया प्रोडक्ट जब तक निकालेंगे वो एक और प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो यू ऑलवेज हैव वन स्टेप बिहाइंड देन योर rival businesses which already exist in the market। और वो क्या, हाँ, यू ऑलवेज रिमेन वन स्टेप, मैंने बिहाइंड ही बोला, ठीक है। तो वो आप फिर वो एंट्री बैरियर, आपकी सेल्स कभी भी ज्यादा हो ही नहीं सकती। वो तो उन्हीं से बाय करेंगे जो पहले प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, सारी बात है। ऐसे वैसे भी जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं ना टेक्नोलॉजी के, इसमें यही तो रेस होती है, रेस टू लॉन्च द प्रोडक्ट अर्ली। तो ऑब्वियसली जो जो लोग हैं वो जल्दी, जो क्रेजी अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी उन्हीं को बाय कर लेते हैं। तो वंस दे बाय इट, व्हाई वुड दे लाइक टू बाय अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च बाय अनदर बिजनेस, चाहे उसमें एक आधा फीचर ज्यादा भी हो, क्वालिटी रिलेटिवली बेटर भी हो, लेकिन उन्होंने स्पेंड कर लिया ना। अब आप सेल फोन भी हर रोज रोज तो नहीं खरीदे जाते ना, लैपटॉप भी रोज रोज तो नहीं खरीदता बंदा, गाड़ियां भी रोज रोज तो नहीं खरीदता। तो ये इशू इसमें आ रहा है। तो ये भी मार्केट बैरियर में ही आ रहा है। फिर सॉरी, कॉस्ट बैरियर में ही आ रहा है। फिर फिजिकल बैरियर, सम फर्म्स मोनोपोली है लेकिन उनको एक एडवांटेज है,
और एडवांटेज ये है कि उनका सप्लायर अपना है। सप्लायर अपना क्यों है? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, कि जैसे हमने एक टर्म पढ़ी हुई है बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। आप जो है ना, आपकी कॉटन की टेक्सटाइल फर्म है, और आपका सप्लायर था जो आपको सप्लाई करता था रॉ मटेरियल। सप्लायर आपने खरीद लिया, दैट इज व्हाट वी कॉल बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो आपने खरीद लिया है तो फिर अब वो सिर्फ आपको सप्लाई करेगा। अर्लियर इट वाज सप्लाइंग टू ऑल अदर फर्म्स इन द मार्केट, और उसकी क्वालिटी सुपीरियर थी, तो भाई वो आपको ही मिलनी है, दूसरों को नहीं मिलनी। नाउ अदर competitors और राइवल बिजनेसेस हैव टू फाइंड अनदर सप्लायर। अब वो सप्लायर की शायद क्वालिटी अप टू द मार्क ना हो, या अगर क्वालिटी है तो कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो। तो उसमें फिर ये फिजिकल बैरियर है कि वो आपसे उस तरह से compete नहीं कर पाएंगे। फिजिकल बैरियर क्यों है? क्योंकि फिजिकली वो उस सप्लायर से खरीद नहीं सकते। तो ये भी आ गया। फिर लास्ट है हमारे पास बैरियर्स टू एग्जिट, कि आप बाहर नहीं निकल सकते। आपकी ना संक कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मतलब जो आपने पैसा लगाया हुआ है। अच्छा, ऊपर भी हमने बात की थी इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, वो फर्क है। मतलब ये, अगर आप पैसा ज्यादा लगा रहे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं ये इससे डिफरेंट कैसे है। ये जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट वेरिएबल हमने पढ़ा था कि बाज़ का आपकी सेटअप कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। इसमें ये है कि आपके पास उतना पैसा ही नहीं है लगाने के लिए, तो फिर हर फॉर्म तो एंटर नहीं ना हो पाएगी। ये जो मैं नीचे बात कर रहा हूँ ये डिफरेंट है। ये है कि आपके पास पैसा तो है, लेकिन आप अगर मार्केट से वाइंड अप करोगे तो आप वो सारा पैसा या मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं कर पाओगे। तो इसको बोल रहे हैं सम कॉस्ट, या इसको बोलते हैं स्विचिंग कॉस्ट। तो इस डर की वजह से आप फिर मार्केट में एंटर हैं तो एग्जिट बैरियर, लेकिन ये आप इसकी वजह से एंटर ही नहीं होंगे। जी, ये कोई सवाल है इसका अभी तक बैरियर्स का? नो सर। ओके, ऑल राइट, तो ये इजी है आपके लिए। आगे चलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ऊपर, और उसको जल्दी से देख लेते हैं। देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन से फर्क कैसे है? वहाँ वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, यहाँ सिर्फ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स लिखा हुआ है। फिर परफेक्ट कंपटीशन, यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है, होमोजेनिटी नहीं होती। और डिफरेंशिएशन का मतलब है एवरी प्रोडक्ट ऑफ एवरी सिंगल फर्म कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली बाय द कस्टमर्स। उनको फौरन पता चल जाता है, देखे कि भाई ये इस कंपनी का ब्रांड। हमारे यहाँ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चलता है, बिल्कुल चल रहा है। अगर आप गाड़ियों की बात ही कर लो तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। काफी सारी अब फर्म मार्केट में आ चुकी हैं, पहले उतनी नहीं थी। अगर मैं कहूँ, पहले पाकिस्तान की कार मार्केट में एक किस्म की ओलिगोपली थी, क्योंकि हमारे पास तीन ही बड़े ब्रांड नजर आते थे, सुजुकी, टोयोटा और आपकी होंडा। इसी तरह से मोबाइल मार्केट में भी बहुत ज्यादा ब्रांड पहले अवेलेबल नहीं थे। आईफोन था या सैमसंग था या दो चार और थे, वहां पे भी ओलिगोपली चल रही थी। पेट्रोल पंप्स को ले लो, उसमें भी हमारे में बहुत ज्यादा अभी भी बहुत ज्यादा ब्रांड्स नहीं है आए हुए, गिने चुने ही हैं जो डोमिनेट करते हैं मार्केट को। अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो, अच्छा, तो आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो। क्यों कर पा रहे हैं? एक तो वो देखने में डिफरेंट है, क्वालिटी डिफरेंट है, और सबसे बड़ी चीज जो उसमें हमें नजर आती है वो ये है, वो नीचे वाली मैं पॉइंट पहले कवर कर रहा हूँ, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन एंड ब्रांड बिल्डिंग। हर एक की ब्रांड बिल्डिंग डिफरेंट है, तो यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एसोसिएशन विद दैट पर्टिकुलर ब्रांड। तो प्रमोशन वो करते हैं, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो अपने ब्रांड को हाईलाइट कर रहे हैं, और ब्रांड के साथ जो भी एसोसिएट करना है वो कर रहे हैं। तो इस वजह से आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, इवन ब्रांड इटसेल्फ डिफरेंशिएट कर रहा है। फिर तो वो सेम नहीं होती। फर्म्स आर प्राइस मेकर, समझ आती है आपको। और आप प्राइस और सप्लाई को इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत टू सम एक्सटेंट। फिर इसमें भी एंट्री एग्जिट बैरियर होते हैं, लेकिन कम होते हैं। फर्म का मार्केट शेयर स्मॉल होता है, परफेक्ट कमीशन की तरह, क्योंकि इसमें भी फर्म्स काफ़ी होती हैं, लेकिन इसमें शायद मार्केट शेयर थोड़ा सा ज़्यादा आप कह लो। अच्छा, नो क्लियन कॉन्ट्रेट ऑलिगोपली। अच्छा, बार लिया मैंने अभी पढ़ा नहीं है क्योंकि ऑलिगोपली की बात नहीं की, लेकिन थोड़ी सी बात कर देता हूँ। कुलियन का मतलब होता है यहाँ पे एग्रीमेंट, यानी कि फर्म आपस में एग्रीमेंट कर लेती हैं। और एग्रीमेंट, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पेप्सी और कोक, इन दोनों की प्राइस में आपको कभी भी डिफरेंस नजर नहीं है। आपने खराब, आप तो पीती नहीं हो, चलो किसी जमाने में तो पीती होगी ना शुरू में,
और बाद में आपने बंद किया है ना? नहीं सर, पहले से ही पी थी। अच्छा, कभी पिए ही नहीं, रिवाज ही नहीं है। अच्छा चलो कोई नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पेप्सी और कोक की प्राइस में आज तक कभी चेंज आया ही नहीं, मैंने तो नहीं देखा अपने बचपन से। इसका मतलब है कहने के तो कंपटीशन में है, लेकिन भाई कंपटीशन तो वो होता है जिसमें प्राइस भी आप चेंज करते हैं, तो वो करते ही नहीं है। इसका मतलब है उनके दरमियान कोलियन हो गया। कोलियन को डिटेल में हम पढ़ेंगे ओलिगोपोली में, लेकिन मैंने सिर्फ आइडिया आपको दिया है कि प्राइस उन्होंने फिक्स कर ली हुई है, तो उनको आपस में कम्पीट ही नहीं करना पड़ा ना प्राइस बेसिस पे। वैसे कम्पीट करते रहे वो एडवर्टाइजिंग पे और दूसरे तरीकों से, नॉन प्राइस कंपटीशन जिसे बोलते हैं। तो मोनोपोली कंपटीशन में ऐसा कोई कोलिजन नहीं होता। अच्छा, कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर इनको इन दोनों को भी परफेक्ट नॉलेज होती ही नहीं है। तो प्रोड्यूसर या सेलर कस्टमर को उल्लू बना रहा है, कस्टमर जो है वो सेलर को या प्रोड्यूसर को उल्लू बना रहा है अबाउट द क्वालिटी या अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि कंज्यूमर कैसे उल्लू बनाएगा, और जी वहां इससे अच्छी क्वालिटी मिल रही है कम प्राइस में, अब उससे क्या पता, क्योंकि नॉलेज नहीं है ना पूरी। प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं "ओ भाई आपको भाईजान बाजी मैं तो आपको कॉस्ट पे दे रहा हूँ अपनी, हमें क्या पता कितनी कॉस्ट, और क्वालिटी जी वही दे रहा हूँ, आपको पता ही नहीं और सबसे बेस्ट क्वालिटी दे रहा हूँ, हमें क्या पता"। अच्छा, फॉर्म्स हैव इंडिपेंडेंस इन टेकिंग डिसीजंस। ये भी ओलिगोपोली में आप, ये भी हम इस पे भी बात करेंगे जरूर, कि इंटरडिपेंडेंस होती है, यानी कि आपका एक्शन दूसरी फर्म पर इम्पैक्ट डालता है। ओलिगोपोली में ना हमने पढ़ना है वैसे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ, आगे फायदा हो जाएगा। ये होता है जब ओलिगोपोली में इंटरडिपेंडेंस होती है ना, एक फर्म का एक्शन दूसरे पे इम्पैक्ट डाल रहा है, तो ये असल में होती है कोल्यूसिव मॉडल, क्या कह रहा हूँ, नॉन कोल्यूसिव मॉडल। यानी कि ओलिगोपोली की दो कंडीशन होती हैं, एक वो जिसमें फर्म आपस में एग्रीमेंट कर लेती हैं, और एक वो जिसमें फर्म आपस में एग्रीमेंट नहीं करती। तो अगर वो फर्म एग्रीमेंट नहीं करती तो जाहिर बात है एक फर्म का एक्शन दूसरे पे इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि वो डिफरेंट एक्शन होगा। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, फर्म स्पेंड ऑन एड, ये तो बात हो गई है। और ए आर एंड एम आर कर्व ये इलास्टिक होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक नहीं होते, और ये दोनों यानी कि फॉल करते जाते हैं। और हमने पढ़ा भी था पीछे कि वो फर्म जो प्राइस मेकर होती हैं उनके ए आर और एम आर कर्व फॉल करते हैं, पीछे टेबल में भी किया हुआ है, याद है ना आपको? यस और वो क्यों फॉल करते हैं, याद है? सर, ताकि सेल्स इंक्रीज हो। अगर हाँ जी, अगर वो उनका मकसद सेल्स को बढ़ाना है तो उनको अपनी प्राइसेस को कम करना पड़ेगा, ऑल्दो वो प्राइस मेकर हैं, लेकिन कम करेंगे तो बाकी और आपको जो है ना आपकी सेल्स में इजाफा होगा। ऑल राइट। अच्छा, आगे हम आ गए। अब आ गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी ऑफ फर्म्स। ये हम अभी नहीं करते क्योंकि इसको वन गो में ही हम करेंगे, ताकि इसको भी हम खत्म कर दें एक ही क्लास के अंदर, वो ज्यादा बेहतर है। आज इतना ही ठीक है, तो कल फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सर, जो मोनोपोलिस्टिक